हेलो दोस्तों। आज मैं तुम्हारा रोमानवी मॉड बना दूंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वाटिस ईप नंबर भी दे सकती हूँ आखिर में। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की उस कहानी में आपका खैर मुकदम है। दोस्तों, ये कहानी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है, जो सच्ची घटना पर मबनी है। एक दिन की बात है कि काशिफ की भाभी साना की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उनकी कमर में लचक पड़ गई थी। काशिफ साना के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए। मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूं, ताकि आपका बच्चा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। साना ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो काशिफ, मैं खुद कर लूंगी। काशिफ ने कहा, सिर्फ बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल होगा। मदद कर देता हूं, इससे आपको बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये कहकर काशिफ कर्सी से उठकर बेड पर साना के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा, बताइए कहाँ लगाना है। साना काशिफ की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर काशिफ को परेशान करना चाहती थी। वो पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहां पर लगाओ। काशिफ ने थोड़ा सा बाम अपनी अंगुलियों पर लिया और आहिस्ता आहिस्ता साना की कमर पर मिलने लगा। इसके हाथ साना की पीठ पर पड़े। उसे एक सुकून का एहसास हुआ। काशिफ ने आहिस्ता आहिस्ता मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श साना को बहुत आरामदेह लगा। जब जब काशिफ के हाथों की अंगुलियां उसकी कमरबंद के पास आए, साना का दिल जोर से धड़कने लगा। खुद को सनीम में रखा और काशिफ की मदद का शक्र अदा किया। काशिफ ने पूछा, भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? साना थोड़ी सी असमंजस में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। काशिफ ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। वो मालिश सिर्फ रस्मी थी, लेकिन साना को काशिफ के हाथों का स्पर्श बहुत सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलूर को थोड़ा नीचे कर दें तो बाम अच्छे से लग सकेगा, काशिफ ने कहा। इस पर साना थोड़ी हचकचाई, फिर भी उसने अपनी सलूर को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाले के बंद होने की वजह से सलूर पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। काशिफ ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी तवाचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। काशिफ की इस बात पर साना के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वो अल्टी लेटी हुई थी, इसलिए काशिफ उसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि काशिफ उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। काशिफ ने थोड़ी देर और मालिश की और जब साना ने कहा कि अब ठीक है, तो वो चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। साना को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से तौजा दी थी, जिसमें हमदर्दी और एक सिनिया छिपा था। काशिफ के बारे में सोचते सोचते कब नींद आंखों पर छा गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताजा और प्रसकून महसूस किया। नहाने के बाद साना ने बहुत सलीके से तैयार होकर बलीक रंग का सफेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हेल के सफेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेक अप करने के बाद वो किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते वक्त हर बार वो किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। काशिफ के काम पर जाने का वक्त हो गया था। जैसे ही वो नाश्ता तैयार करके बाहर आई, काशिफ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी निगाहें साना के लिबास और फिर पेंसिल हेल वाले सैंडल पर थीं। साना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? काशिफ थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हेल के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। साना हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच काशिफ ने साना से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनते क्या? साना ने जवाब दिया, पहनती हूं, लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौके हो तो। क्यों? काशिफ ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर काशिफ जाते वक्त बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत इस पर।
साना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो काशिफ ने फिर कहा, और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते वक्त लेता आऊंगा। इस पर साना ने कहा कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। काशिफ के जाने के बाद वो छोटे मोटे कामों में लग गई। वो ऊपर जाकर काशिफ के कमरे को भी ठीक करने लगी। साना को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला, तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फिटी की फिटी रह गईं। वे एक सफेद रंग का रेशमी धास्त्र था, जो शायद किसी लड़की का था। साना ने उसे गौर से देखा और समझ गई कि किसी की जाती चीज हो सकती है जो गलती से यहां रह गई हो। उसने फौरन ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। अली और जैनब इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे कि ये कपड़ा शायद जैनब का ही होगा। कपड़े को उठाकर देखा तो इस पर कुछ सफेद दाग नजर आए। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो लोग कैसे हैं। उसे देखकर वो किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मरकजी दरवाजे पर दस्तक हुई। कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखा कि पड़ोस में रहने वाली कोमल भाभी खड़ी थी। मैं अभी आती हूं, साना ने कहा और जल्दी से काशिफ का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। कोमाल, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 35वें दहाई में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कुमाल अक्सर दोपहर में साना के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों अधर उधर की बातें करती थीं। इस दिन भी साना और कोमाल गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थीं। कोमाल के जाने के बाद साना ने एक बार फिर से नहाने का मन बना लिया। सुबह काशिफ ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सल्लुअर रंग के पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। काशिफ के आने का वक्त भी हो चला था और वो शाम के वक्त ही आ गया। उसने दरवाजा खोला तो काशिफ उसे बड़े गौर से देखने लगा और इस तरह से तोजा से देखता हुआ देखकर साना मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? काशिफ मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये कहकर वो अंदर आ गया और वो साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूं के लिए, आप एक गिलास शरबत बना देंगी प्लीज? साना ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद काशिफ ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आराम दहटी शर्ट और शार्टस पहना हुआ था। साना ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। काशिफ रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और साना भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने उधर उधर की बातें की। इस दौरान काशिफ ने साना से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? साना मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, कल तो इतनी अच्छी मालिश जो की थी। काशिफ ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी, आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूं ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। साना ने मना करते हुए कहा, नहीं काशिफ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन काशिफ ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। साना ने उसकी बात को टाल न सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं, लेटती हूं तो। काशिफ ने कहा, सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हुसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही लेट जाइए। इसने थोड़ी चंचलता से कहा। इसकी बात पर हंसी आ गई और वो उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए उसकी कमर काशिफ की नजरों के सामने थी। काशिफ ने बाम को अंगलियों पर लगाया और साना की कमर की मालिश करने लगा। साना ने पूछा, एक बात बता काशिफ, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लगता है ख्वातीन के पैरों में हाई हेल वाले सैंडल बहुत दलकश लगते हैं, तो हमेशा ही हाई हेल की सैंडल या चुप्पल ही पहनी रहती है। साना ने बोली, अरे उसमें शर्माने वाली क्या बात है?
कुछ अजीब नहीं लगता। मैं तो तेरी भाव को समझती हूँ। काशिफ के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। काशिफ के हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ और बढ़ने लगे। साना के मजाक के मॉड को देखते हुए काशिफ ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी कितनी नरम है। तू साड़ी को थोड़ा नीचे कर ले ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। थोड़ा शर्माते हुए साना ने साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। इसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिलता था। ज्यादा इनकार नहीं किया। काशिफ ने आहिस्ता से साड़ी को नीचे की तरफ कर दिया ताकि वो अच्छी से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन इसी वक्त साना को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई। उसने फौरन सूरत-हाल को संभालते हुए साड़ी को सही किया और काशिफ को रखने का इशारा किया। काशिफ ने बगैर कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता साना की कमर की मालिश जारी रखी। जैसे ही गहरा सुकून मिल रहा था, वो मालिश से मिलने वाले आराम का लुत्फ उठा रही थी और उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। काशिफ ने मालिश को जारी रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को नीचे की तरफ बढ़ाया। मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि काशिफ ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि वो उसकी पीठ के पीछे के नचले हुस्से में ज्यादा तोजा दे रहा है। साना को यह महसूस हुआ कि उसकी साड़ी का हिस्सा थोड़ा और ढीला हो गया है और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। वो दबाव डालकर अपने अंदर की बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। काशिफ इसकी तवाचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था। साना को महसूस हो रहा था कि काशिफ की हर हरकत अब ज्यादा हो गई है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं या वॉइस सुनना चाहते हैं, वो कमेंट करके बताएं।